गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बिमल सर। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर थ्री थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसे नोटिस करिएगा, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों यह इम्पॉर्टेंट चैप्टर है? क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग का क्या क्या प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स यानी आप तो समझ ही रहे होंगे, प्रिंसिपल्स यानी उद्देश्य। इसका क्या क्या क्वालिटी हैं, क्या क्या अनिवार्यताएं हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, सिंपल तो हम ये समझते हैं। तो नॉर्म्स आर रूल ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए जो नॉर्म्स या रूल्स बनाए गए हैं वही क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। अब ये जो है तीन प्रकार के होते हैं, जनरली तीन प्रकार के होते हैं। यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अगर बात किया जाए तो तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है मैन मेड होता है। ये जो इसके नॉर्म्स है वो तीन प्रकार के हैं। फर्स्ट मैन मेड, यानी कि हम ये ऐसा नहीं है कि ऊपर से भगवान से बनकर डायरेक्ट आया हो, ये हम ही लोग के द्वारा बनाया गया होता है। दूसरा जो अकाउंटिंग होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसमें, यानी कि बदलाव हो सकते हैं। और जो थर्ड है वह होता है जनरली एक्सेप्टेड मीन्स इसको सामान्यतः क्या किया जाता है, एडॉप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इन तीनों को ही क्या बोलते हैं, GAAP, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो है वो भी आप जान लेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो कितने प्रकार के होते हैं, तो जो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जो दो प्रकार के होते हैं। एक अकाउंटिंग कंसेप्ट पे है और एक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ये जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को बताता है। अब एजम्पशन क्या होता है, तो यानी ये समझिए ना, मोटे तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है यह फंडामेंटल एजम्पशन मतलब कि पूर्व निर्धारण, पहले से ही निर्धारण कर देता है, पहले से ही हमको ये पता रहता है, या पहले से ही हम ये सोच कर काम करते हैं कि क्या है, कि पूर्ण एजम्पशन है। ठीक है। ये जो है दूसरा जो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये क्या देता है, तो आउटकम्स देता है, यानी रिजल्ट देता है ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन। यानी कि जो ट्रेडिशन जो चलते आ रहा है उसके अनुसार ये चलता जाता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। ये जो है तीन प्रकार के होते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट गोइंग कंसर्न, सेकेंड कंसिस्टेंसी, थर्ड एक्रूअल। फिर ध्यान देते हैं, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है इसमें बस तीन ही होते हैं। फर्स्ट गोइंग कंसर्न, सेकेंड कंसिस्टेंसी, थर्ड एक्रूअल। ठीक है। तीन के अलावा अकाउंटिंग कंसेप्ट अब होते ही नहीं है। अकाउंटिंग कंसेप्ट तीन होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं गोइंग कंसर्न की। गोइंग कंसर्न क्या है? कंसर्न यानी कि एक तरफ से ये बोला जाए कि कंसर्न किससे रिलेटेड है, तो ये कंसर्न जो है बेटा जी बिजनेस से रिलेटेड है या इंटरप्राइज से रिलेटेड है। और गोइंग आपको पता है चलता रहे, यानी कि इसका मतलब गोइंग कंसर्न का सिंपल मतलब ये होता है कि हम बिजनेस यही सोच कर करते हैं, हम बिजनेस यही सोच कर करते हैं कि ये जो हमारा बिजनेस है वो हमेशा क्या करे, चलता रहे। यानी कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए हम इसे गोइंग कंसर्न का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज करो ये कोई व्यक्ति है राम, ये कोई व्यक्ति है राम। राम ने क्या किया, बिजनेस ओपन किया। राम ने एक बिजनेस ओपन किया, तो राम यह सोचकर बिजनेस ओपन किया है, राम यह सोचकर बिजनेस ओपन किया है कि ये जो है क्या होगा, ये बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय तक के लिए क्या होगा, चलेगा।
इसके कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट से हैं, इसको भी ज़रा हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है द बिजनेस विल कंटिन्यू, द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर foreseeable future and there is no intention to close the business। सिंपल सी वही बात है जो आप ऊपर हमने बताया, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये लंबे समय तक चलाने के लिए इसका बनाना उद्देश्य है। इसका इंटेंशन जो है, इसका इरादा जो है वह बिजनेस को जल्दी क्लोज करने का नहीं है। ठीक है। सेकंड जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। अब देखिए, अब ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किस बात पे हो जाता है, क्योंकि जो गोइंग कंसर्न के अंतर्गत आता है, गोइंग कंसर्न में ये बताता है कि जो फिक्स एसेट्स हो या करेंट एसेट्स हो। अब फिक्स एसेट्स आप समझ रहे हैं, आपको बताना नहीं है। फिक्स एसेट यानी कि सीधी सी बात, अगर आपको ये पता चले, यानी इसमें ये समझाना चाहता है कि अगर आप बिजनेस रन कराना चाहते हैं और आपको ये पता चले कि जो मेरा करंट एसेट्स यानी जो भी चीज़ें हैं, 2 ही महीने में मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, 2 ही महीने में मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, क्या आप उस बिजनेस को रन कराएंगे? नेवर, कभी नहीं रन कराएंगे। ठीक उसी प्रकार फिक्स एसेट्स यानी कि जो मेरा फिक्स एसेट्स है वो 1 साल में ख़राब हो जाएगा, 2 साल में वो बिक जाएगा, ये सोचकर क्या आप बिजनेस अपना रन कराएंगे? नहीं कराएंगे। ये सिंपल सी गोइंग कंसर्न से बस हम ये समझते हैं कि हम एक ऐसा बिजनेस रन कराने वाले हैं जो लंबे समय तक चले। थर्ड जो इसका टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक उसी प्रकार सिंपल सी बात है भैया, फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स की तुलना किया गया है कि ये जो है इसमें शामिल होते हैं, उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। मतलब कि ये जो खर्चे हम ये सोच के खर्च कर रहे हैं कि ये 2 महीने बाद ये मेरा खर्च किया हुआ बर्बाद चला जाएगा। ठीक है। या कैपिटल एक्सपेंड यानी कैपिटल हम एक्सपेंड ये सोच के कर रहे हैं कि अब हमको कभी होने वाला, यानी मेरा बिजनेस अब कभी रन करेगा ही नहीं। ये क्या है? ये सिंपल सी बातें जो हैं इसमें शामिल होती हैं। किस में? गोइंग कंसर्न में। अब हम लोग आते हैं कंसिस्टेंसी। नाम से ही पता चल रहा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या कि जिसकी जो संतुलन है, जिसका संतुलन वो क्या है? एकदम एक बराबर है, एक बराबर है। जैसे सिंपल सी बात समझिए, जिस अकाउंटिंग प्रैक्टिस पे हम वर्क करते हैं, जैसे मान लेते हैं पहला साल हमने कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस पे काम किया, तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या कि वो चीज़ लगातार चलता रहे, यानी कि वो सेकेंड ईयर भी वही चलेगा, थर्ड ईयर भी वही चलेगा, फोर्थ ईयर भी वही चलेगा, फिफ्थ ईयर भी वही चलेगा। यानी सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस मतलब कि ये जो कंसिस्टेंसी के अंतर्गत आता है, और जो हम बिजनेस में रन करा रहे हैं जिस अकाउंटिंग प्रैक्टिस पे, जिस अकाउंटिंग एप्लीकेशंस पे, वही रूल, वही नॉर्म्स को हम पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल डॉट आगे हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते जाएंगे। यानी कि ये लिखा है, वन अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। यानी कि ये जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है वो फॉलो किया जाता है ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल से देखते हैं, हम लोग ये आगे पढ़ने वाले हैं क्या? मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ये हम लोग का चैप्टर में है, हम लोग 11th में ही पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन देखिए 2 प्रकार का होता है, एक होता है SLM पे, एक WDM पे। SLM यानी सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहा है कि जो हम डिप्रिसिएशन होता क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। डिप्रिसिएशन जो है किसी भी मशीनरी पे, किसी भी वस्तु पे डिप्रिसिएशन लगाया जाता है। डिप्रिसिएशन का यानी ह्रास होता है। जैसे कि सपोज करिए कि हमने क्या किया, हमने एक घर खरीदा। ठीक है, हमने एक घर खरीदा, घर में हमने क्या किया? ईंट लगाया, बालू लगाया, पेंट लगाया। तो सिंपल सी बातें हैं, धीरे धीरे उसका क्या होगा? उस पेंट क्षय होता जाएगा, डिप्रिसिएट होता जाएगा, उसका कलर क्या होगा? घटता जाएगा। या सिंपल तरीके में ये बोल सकते हैं ना कि हमने एक बाइक खरीदी। हमने क्या खरीदी? एक बाइक खरीद ली। बाइक खरीदने के बाद हम ये देखते हैं कि जब हम उसका इंश्योरेंस कराने जब जाते हैं तो उसका पहला साल इंश्योरेंस जो है बाइक का पूरा पैसा मिल जाता है। यानी बाइक अगर आपकी चोरी होती है तो आपको बाइक, अगर आपकी बाइक 50,000 की है
तो आपको रुपए भी 50,000 ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उस पर ये माना जाता है कि उस साल आपके बाइक का ह्रास नहीं लगा। लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर में आते हैं तो जो आपकी बाइक जो 50,000 पिछले साल मिल रही थी, अब उस बाइक का पता चलेगा क्या कि 40,000 मिले। क्यों मिला? क्योंकि उस बाइक पे क्या लगा? डिप्रिसिएट लग गया, डिप्रिसिएशन लग गया। कैसा डिप्रिसिएशन लग गया? भैया आप एक साल उसका क्या किया? यूज किया। तो यानी डिप्रिसिएशन मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जिस वस्तु पे क्षय हो, ये एक ह्रास है किसी भी गुड्स का, किसी भी आर्टिकल्स का, किसी भी वस्तु का दाम को क्या करता है? ये कम करता है। तो डिप्रिसिएट दो प्रकार के होते हैं, SLM, WDV। तो ये बोलने का मतलब कंसिस्टेंसी के अंतर्गत ये एग्जाम्पल है। अगर हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है SLM के अंतर्गत करते हैं, यानी कि किसी भी गाड़ी पे हम ह्रास SLM के अंतर्गत लगाते हैं, तो लगातार क्या होगा? ह्रास उस पे ही, यानी डिप्रिसिएट जो है, डिप्रिसिएशन जो है सेकेंड ईयर भी उस पे ही लगेगा, थर्ड ईयर भी वही लगेगा, फोर्थ भी वही लगेगा, फिफ्थ भी लगेगा। अगर WDV के अनुसार करते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ये जो है हम लोग का डिप्रिसिएशन है वह WDV के तहत हर साल लगता जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? अब हम लोग आते हैं, देखिए अब इसमें कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ इसकी जो भी चीज़ें हैं। अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज्ड ओनली। अकाउंटिंग प्रैक्टिस को हम बदल सकते हैं। किस कंडीशन में बदल सकते हैं? तो देखते हैं। इफ़ लॉ रिक्वायर, अगर कोई नियम लगाएं, नियम लगाकर उसको बदला जा सकता है। इफ़ अकाउंटिंग रिक्वायर्स, या अकाउंटिंग रिक्वायर की आवश्यकता, यानी अकाउंटिंग की आवश्यकता है तब उसे बदला जा सकता है। या फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इससे अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हमको दिखाई दे तब हम इसे क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। क्या? अकाउंटिंग प्रैक्टिस को हम बदल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं लास्ट, जो क्या है? एक्रूअल है। एक्रूअल क्या होता है? तो एक्रूअल को समझते हैं, पहले डिफिनेशन के तौर पर समझते हैं। एक ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, एक ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किया गया है, कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है? इन बुक में रिकॉर्ड किया गया है। व्हेन इट टेक्स प्लेस, ये कब रिकॉर्ड किया गया है? कब ये व्हेन इट टेक प्लेस, यानी कि जो वर्क जिस समय किए उसी समय उसको क्या किया गया? बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया। आई नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस, यह तब रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जब सेटलमेंट टेक प्लेस करता है। यानी कि सिंपल तरीके से ये समझिए कि हमने क्या किया कि हमने कोई सामान खरीदा 5,000 रुपये का, तो उसको बुक में एट ए टाइम, जैसे मान लेते हैं 5,000 का हमने सामान खरीदा और उसको हम 1 महीने बाद दिए, तो क्या हम 1 महीने बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे या फिर जब वो पैसा देने आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे कि मोहन ने राम को इतना रुपया दिया? नहीं, जिस दिन हम सामान बेचे हैं या जिस दिन हम गुड्स को परचेज किए हैं उसी दिन बुक में क्या हो जाएगा? उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि 1 अप्रैल 2019 फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत है और ये जो है आपका 31/3/2020, यानी कि ये 31 मार्च 2020 को क्या करना है? कोई वस्तु है उसको देना है, उसको क्या करना है? आपको पेड करना है। लेकिन हुआ क्या? लेकिन हुआ ये कि आपने 26/3/2020 को कोई गुड्स परचेज कर लिया, कोई सामान खरीद लिया। आपने किससे खरीद लिया? राम से खरीद लिया 10,000 रुपये का। कितने का खरीद लिया? 10,000 रुपये का सामान खरीद लिया। और उसको राम को आपने कहा कि राम मैं आपको सामान कब दूंगा? सामान का पैसा कब दूंगा? तो ये जो है हम आपको 1 हफ्ते बाद दूंगा, 3 अप्रैल को हम देंगे वो, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम आपको देंगे क्या? पेमेंट कितना? 10,000 रुपीज। किसको? राम को। तो ये इस एक्रूअल में बस यही बताना चाह रहा है कि जिस दिन आपने सामान परचेज किया उसी दिन उसका क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ये नहीं समझा जाएगा, ये समझ कर इसे नहीं छोड़ा जाएगा कि जिस दिन हम सेटलमेंट करेंगे उस दिन इसको अपने बुक पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए बस इतना ही। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग
कन्वर्सेशन, अकाउंटिंग कन्वर्सेशन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, अकाउंटिंग कन्वर्सेशन, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।